हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी है आप सभी लोगों के लिए। फ्रेंड्स, कल यानी 10 तारीख को जूनियर का जो सुपर टेट होने वाला है उसका जियो आ चुका है। तो कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जो टीएसटी पीएचडी जीआरसी की तैयारी कर रहे हैं, वह जूनियर सुपर टेट का भी फॉर्म डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर जूनियर का जो आपका जीएस पोर्शन होगा और जिन लोगों का सोशल साइंस होगा यानी कि आपका सामाजिक विज्ञान, ठीक है, ग्रेजुएशन में होगा, उसकी तैयारी हम लोग हमारे चैनल पे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगा कि आपके एग्ज़ाम में मेरे चैनल के माध्यम से यदि कुछ हेल्प हो सके तो ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात होगी। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोगों को जूनियर सुपर टेट का भी प्रैक्टिस सेट, सोशल साइंस का और जीएस का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 59, जिसमें हम लोग टेस्ट पेपर नंबर 4 को हल करेंगे। टेस्ट पेपर नंबर 4 के पहले पार्ट को हम लोगों ने हल कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 59। देखिए फ्रेंड्स, जो जूनियर का सुपर टेट होने वाला, तो ये मत समझिएगा कि प्राइमरी की तरह उसका आपका सिलेबस होगा और प्राइमरी की तरह आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नाम है जूनियर का, लेकिन जूनियर का जो पेपर होगा आपके टीएसटी के लेवल का होगा, ठीक है। टीएसटी के लेवल का पेपर होगा, क्योंकि उसके जो वेतन है आपके टीएसटी का, जिस अध्यापक को जितना वेतन मिलता है सेम उतना ही वेतन आपके जूनियर के अध्यापक को भी मिलता है फ्रेंड्स। और वैकेंसी कम है, ठीक है, वैकेंसी कम है, लेकिन आपको एक सीट से मतलब है। यानी कि जब वैकेंसी कम होती है तो वैसे भी पेपर को टफ किया जाता है और ये जूनियर का पेपर है तो आपको टीएसटी के लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे इसमें। तो आप अपनी तैयारी टीएसटी के अनुसार ही करिएगा, ठीक है। आप सोशल से हैं तो सोशल को आप अपने टीएसटी के लेवल तक पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि यदि आप टीएसटी के लेवल के पढ़ते हैं तो आपके जूनियर में भी काम आएगा और आपके टीएसटी के एग्जाम में भी काम आएगा। और आप ये सोचेंगे प्राइमरी के लेवल की तरफ पढ़ लें और हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 51 से। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को लागू करने की घोषणा कब की गई? तो फ्रेंड्स, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर एक्ट था वह आपका 24 अक्टूबर 1945 को लागू करने के लिए घोषणा की गई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945। ये सभी लोगों को पता है, बहुत इजी प्रश्न था। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न नंबर 52। 52 नंबर का प्रश्न देखिए क्या रहा है फ्रेंड्स। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को क्रियान्वित करने का दायित्व है। तो फ्रेंड्स, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सभी लोग जानते हैं द हेग में है। तो देखिए जो इसके निर्णयों को क्रियान्वित करने का जो दायित्व होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो वह आपके सुरक्षा परिषद को होता है, ठीक है। किसको? सुरक्षा परिषद, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद पर। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 53। 53 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर का प्रश्न सॉरी फ्रेंड्स, देखिए 53 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य अंतरराष्ट्रीय नौवहन परामर्शदात्री संगठन का नहीं है? प्रश्न नंबर 53 देखिए, प्रश्न नंबर 53 बहुत अच्छा है। तो 53 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें ऑप्शन ए होगा, नौसेना का उपयुक्त प्रयोग, ठीक है। यह आपके अंतरराष्ट्रीय नौवहन परामर्शदात्री संगठन का कार्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 53 का। अगले प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्रश्न होगा लगेगा कि कॉन्सेप्ट में सेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को आप एकदम रट लीजिए, ठीक है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। क्योंकि यदि जब कॉन्सेप्ट नहीं सेट होता है तो ज़्यादा आप उसको प्रेशराइज अपने दिमाग को मत करिए, बस उसे आप नोट कर लीजिए और उसे समझिए कि रटना है मुझे, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप रट लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 54। 54 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का क्या मत है? अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का क्या मत है? तो फ्रेंड्स देखिए, अधिकारों को जब कानूनी सिद्धांत होता है वह क्या होता है? अधिकार राज्य की कृति है, ठीक है। अधिकार राज्य की कृति, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 54 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर
55 55 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 55 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लाक के अनुसार व्यक्ति अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स लाक के अनुसार जो व्यक्ति अपना अधिकार प्राप्त करता है तो किससे प्राप्त करता है, तो सभी लोग जानते हैं कि लाक के अनुसार प्रकृति के माध्यम से। ठीक है, प्रकृति के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति से। ठीक है, लाक के अनुसार व्यक्ति अपना जो अधिकार प्राप्त करता है किससे, प्रकृति के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 56 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है अधिकार समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भुलावा है, यह किसने कहा था। देखिए प्रश्न कह रहा है कि सिर्फ अधिकार नहीं था, आर्थिक है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भुलावा है, यह किसने कहा था। तो फ्रेंड्स यह हमारे कोल महोदय ने कहा था। किसने, कोल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 56 का। ठीक है, कोल। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 57 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि स्वतंत्रता बहुआयामी है, यह किसका कथन है। स्वतंत्रता बहुआयामी है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स यह कथन आपके मैकाइवर महोदय का है। किसका, मैकाइवर महोदय का, यानी कि ऑप्शन थर्ड यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 57 का, मैकाइवर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 58 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य ठहराने का प्रयत्न किसने किया। बहुत अच्छा प्रश्न। व्यक्तिवाद को नैतिक औचित्य ठहराने का प्रयत्न किसने किया था। तो फ्रेंड्स जेएस मिल ने किया था। कौन, जेएस मिल, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 58 का, जेएस मिल। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 59 नंबर का प्रश्न, ये कूट संबंधी प्रश्न देखिए आ गया। तो देखते हैं कूट संबंधी प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि समाजवादियों के अनुसार राज्य के क्या कार्य हैं। जो समाजवादी होते हैं उनके अनुसार राज्य के क्या कार्य होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन एक नंबर में दिया है कि कानून व्यवस्था का अनुपालन, दूसरा दिया है उत्पादन के साधनों का प्रबंधन, तीसरा है धर्म का संवर्धन और चौथा दिया है शिक्षा का संवर्धन। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन सा राइट होगा। तो देखिए जो पहला दिया है कानून व्यवस्था का अनुपालन, तो ये हमारा राइट है। ठीक है, ये राइट है। और दूसरा दिया उत्पादन के साधनों का प्रबंधन, ये भी सही है। ये समाजवादियों के अनुसार राज्य का एक दोनों कार्य हो गए। तीसरा देखिए क्या दिया, धर्म संवर्धन, तो ये नहीं है। ठीक है, धर्म का संवर्धन नहीं करता है समाजवादियों के अनुसार। और फोर्थ नंबर शिक्षा का संवर्धन, ये राइट है। यानी कि 1 2 4 1 2 4 1 2 4 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 1 2 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 60 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग सिर्फ उपयोग करते हैं। लाक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था में लोग सिर्फ किसका उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स उनके अनुसार आपके जो स्वाभाविक अधिकार होते हैं उन्हीं का लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक अवस्था में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका, स्वाभाविक अधिकारों का, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होता है प्रश्न नंबर 60 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 61 59 स्कीप है फ्रेंड्स। 61 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ईसा के जन्म के पूर्व नगर राज्यों का अस्तित्व था। ठीक है, जो ईसा मसीह की बात हो रही है कि ईसा के जन्म के पूर्व नगर राज्यों का अस्तित्व था। ये नगर राज्य निम्नलिखित में से किस देश के साथ संबंध किए जाते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न, केवल लंबा कर दिया है। ठीक है, तो जो ये नगर राज्य हैं, तो ये सभी लोग जानते हैं कि यूनान से। ठीक है, किससे, यूनान से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यूनान। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 62 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की सीमा के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि राज्य की सीमा के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, भूमि, भूखंडीय, जल तथा वायु क्षेत्र। कौन सा, भूमि, भूखंडीय, जल तथा वायु क्षेत्र, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 63 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रथमतः राज्य एक। ठीक है, प्रथमतः राज्य एक क्या है। तो ये राज्य एक क्या है फ्रेंड्स। तो राज्य एक सामाजिक आर्थिक सह राजनीतिक संगठन है। ठीक है, क्या है, प्रथमतः राज्य एक सामाजिक आर्थिक सह राजनीतिक संगठन है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 64 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड, जितने प्रश्नों को आप देखेंगे अलग अलग तरीके से पूछने मिलेंगे आपको, और जितने प्रश्नों को आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हल कर लेंगे उतना ही आपके जो बेस से तैयार होता जाएगा।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हल करने का प्रयास करें और अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलें, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 64 क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक है। कौन? सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए नहीं होगा, किसने कहा था नहीं की बात हो रही है, तो लास्की आ जाएगा इसमें, ठीक है। लास्की आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लास्की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 65। 65 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 65 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से फांसीवाद किसमें विश्वास रखता था। बहुत अच्छा प्रश्न है 65 नंबर का प्रश्न। तो फांसीवाद सभी लोग जानते हैं कि वह शक्ति पे बल देता था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 66। 66 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। फेडरेशन शब्द, ठीक है, फेडरेशन शब्द, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फाइडस कहते हैं, से लिया गया है, ठीक है। यानी फेडरेशन शब्द फाइडस से लिया गया है। यह किस भाषा से संबंध है? तो फाइडस जो शब्द है फ्रेंड्स, ये आपके लैटिन भाषा से संबंधित है, ठीक है। किससे? लैटिन भाषा से, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लैटिन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 67। 67 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक संघ में इकाइयों की क्या स्थिति होती है। एक संघ में इकाइयों की क्या स्थिति होती है? तो फ्रेंड्स, एक संघ में जो इकाइयों की स्थिति होती है कुछ इस प्रकार से होती है। क्या होती है? इनकी अपनी स्वतंत्र अस्मिता या स्थिति होती है, यानी कि ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 67 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। 68 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। संघीय सरकार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, जो संघीय सरकार होती है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या चीज हो सकता है फ्रेंड्स? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा देश, ठीक है। क्या होता है? बड़ा देश हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन, 68 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, बड़े देश। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 69। 69 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि सरकार की संघीय प्रणाली में सहयोगी इकाइयां डॉट डॉट से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है, यानी सरकार की जो संघीय प्रणाली होती है उसमें सहयोगी इकाइयां होती हैं, किससे अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं? सभी लोग जानते हैं कि संविधान से, ठीक है। किससे? संविधान से। आप लोग केंद्रीय सरकार पे न आकर के, ठीक है, ये याद कर लीजिए, संविधान से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं कौन? संघीय प्रणाली में सहयोगी इकाइयां। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 70। 70 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, अब सही दिख रहा होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, स्थानीय प्रशासन के प्रमुख लक्षण, प्रमुख गुण है, ठीक है। स्थानीय प्रशासन के प्रमुख गुण क्या हैं? तो 4 ऑप्शन है, आप इसी वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, फिर इसके बाद आंसर गेस करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत हमारे जो गुण होंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। देखिए, यानी कि यह सिद्धांत पर कार्य करता है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान सबसे बढ़िया ढंग से स्थानीय स्तर पर ही किया जाए। और दूसरा, यह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निवासियों के लाभार्थ कार्यों को ग्रहण करता है। इसके बाद तीसरा हमारा नहीं है। चौथा है, स्थानीय निकाय वित्त के लिए केंद्र या राज्य सरकारों पर पूर्णतः आश्रित है। सॉरी नहीं, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, तीसरा होगा, चौथा नहीं है। ये आश्रित तो हो ही नहीं सकते, पूर्णतः आश्रित नहीं हो सकते। हाँ, थोड़े बहुत आश्रित है लेकिन पूर्णतः नहीं, तो आपका तीसरा राइट है। स्थानीय निकाय संस्थाओं को वैधानिक रूपरेखा के अंतर्गत कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, यानी कि आपका 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 71। 71 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण क्या परिणाम हुआ है? प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण क्या परिणाम हुआ है? तो इसका जो परिणाम हुआ है फ्रेंड्स, वह क्या हुआ है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। इसके कारण नौकरशाही की शक्तियों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ठीक है, प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 72 नंबर का प्रश्न। 72 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आग की तरह नौकरशाही सेवक के रूप में महत्वहीन है, लेकिन मालिक हो जाने पर भयंकर है, यह किसने कहा है?
तो प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। आग की तरह नौकरशाही सेवक के रूप में महत्वहीन है, लेकिन मालिक हो जाने पर भयंकर है। ठीक है, बहुत अच्छा कथन है। देखिए, तो यह कथन किसका है फ्रेंड्स? तो यह कथन आपके फाइनर महोदय का है। किसका है? फाइनर महोदय का है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन आपका फाइनर का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन विकास के लिए कब योगदान देता है? तो फिर फ्रेंड्स बताना है कि जो एडम स्मिथ हैं, ठीक है, उनके अनुसार जो श्रम विभाजन का विकास होता है कब योगदान देता है? तो यह आपका बाजार की मांग बढ़ने पर, ठीक है, यानी कि बाजार की मांग बड़ी होने पर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 74 नंबर का प्रश्न देख लिए। क्या प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि उद्यमी सिद्धांत का निम्न में से क्या मत था? ठीक है, जो उद्यमी सिद्धांत है उनके अनुसार क्या मत था इन चारों में से? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है आपका थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन, धनी लोग कुछ साहसी लोगों के साथ मिलकर विकास में क्या करते हैं? योगदान करते हैं। यह उद्यमी सिद्धांत के अनुसार उनका यह मत है इन चारों में से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 75 नंबर का प्रश्न कह रहा है, किसने कहा था कि संपत्ति शक्ति का साधन है? बहुत अच्छा प्रश्न। किसने कहा था कि संपत्ति शक्ति का साधन है? तो इसका जो राइट आंसर है, मैकियावेली महोदय ने कहा था कि संपत्ति शक्ति का साधन है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 76 नंबर का प्रश्न। 76 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निजी संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, यह किसका मानना है? तो फ्रेंड्स यह जो मानना है आपके जीएस मिल का, ठीक है। जीएस मिल मानते हैं कि जो निजी संपत्ति है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। कौन कहते हैं? जेएस मिल महोदय, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 77 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वह, ठीक है, एक कथन है। कथन कुछ इस प्रकार से कि वह जिसके साथ व्यक्ति ने अपने श्रम को मिश्रित किया है उसकी संपत्ति है। यह क्या है? एक कथन है। और क्या कहा है इसके आगे? यह कथन व्यक्त किया गया था, ठीक है, यानी किसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स यह कथन आपके लाक द्वारा व्यक्त किया गया था। किसके द्वारा? लाक के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लाक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 78 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि न्याय की अवधारणा को विशुद्ध आर्थिक दृष्टि से किसने प्रतिपादित किया था? जो न्याय की अवधारणा है इसको जो विशुद्ध आर्थिक दृष्टि से किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स इसे एडम स्मिथ महोदय ने प्रतिपादित किया था। किसने? एडम स्मिथ, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 79 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य न्याय के लिए सर्वाधिक सहायक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा कौन सा इन चारों में से जो राज्य है कि जो कि क्या न्याय के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? तो वह आपका प्रजातांत्रिक राज्य होता है, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 80 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि नगर सभा के साधन से किस प्रकार की योग्यता प्राप्त होती है? ठीक है, नगर सभा के साधन से किस प्रकार की योग्यता प्राप्त होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है फ्रेंड्स। नगर सभा लोगों को अपने वैसे प्रतिनिधियों को वापस बुलाने में सक्षम बनाती हैं जो उनकी इच्छा के अनुरूप काम न करते हों, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 80 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 81 नंबर का प्रश्न। 81 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उदारवादी प्रजातंत्र की विचारधारा का यह सिद्धांत कि संप्रभु अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करता था, किसके द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है, तो 81 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाक। ठीक है, तो यह विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो लाक के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 82 नंबर का प्रश्न। 82 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसको प्रजातंत्र के आलोचक के रूप में गलत दर्ज किया गया है? ठीक है, यानी चारों में से, ठीक है, इसमें से कौन प्रजातंत्र का आलोचक नहीं है? तो देखिए 82 नंबर का प्रश्न का आंसर होगा लेवले। ठीक है, कौन सा? लेवले, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 83 नंबर का प्रश्न। 83 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, स्त्रियों की मताधिकार के खिलाफ क्या तर्क
दिया जाता है, यानी जो स्त्रियां होती हैं उनके मताधिकार के खिलाफ खिलाफ की बात हो रही है, क्या तर्क दिया जाता है, यानी कि उनके बारे में क्या सोचा जाता है कि स्त्रियां मत दे सकती हैं कि नहीं दे सकती हैं, ठीक है, कि उन्हें अधिकार है कि नहीं है, यही चीज़ आपको बताना है प्रश्न नंबर 83 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, स्त्रियां अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने में अयोग्य हैं। ठीक है, ये क्या है, उनके खिलाफ एक तर्क दिया जा रहा है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 84, 84 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि सीमित मत प्रणाली निम्न किन तथ्यों के आधार पर दोष मुक्त है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, उसमें आप लोगों ने एक सूचना देखी होगी कि जल्द ही आपके टीएसटी पीएचडी का भी फॉर्म आने वाला है, ठीक है, यानी कि इसका भी देखिए आप जल्द ही आ जाएगा, जिस ही आपका जूनियर का फॉर्म भरा जाएगा उसके कुछ समय बाद इसका भी फॉर्म आ जाएगा। तो दोनों की तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जूनियर में आपको सोशल में सारे विषय को पढ़ना पड़ेगा सोशल का, और आपका जो टीएसटी पीएचडी का होगा आपका खुद का जो विषय है उसी को पढ़ना है, तो थोड़ा सा होगा। लेकिन यदि आप जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि आप पीएचडी की भी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो देखिए पहले तो देखते हैं ऑप्शन, प्रश्न क्या कर रहा है कि सीमित मत प्रणाली निम्न किन तथ्यों के आधार पर दोष युक्त है। ठीक है, जो सीमित मत प्रणाली होती है इन चारों में से क्या है कि उसमें दोष है, यही आपको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए होगा, यह केवल छोटे अल्पसंख्यक वर्गों को ही प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। तो ये सरासर गलत है, तो यही हमारा दोष है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85, 85 नंबर का प्रश्न कह रहा है, सूची प्रणाली मतदान में मतदाता व्यक्त करते हैं, ठीक है, क्या पसंद, मतलब उसमें क्या उनको पसंद होता है, ये किस तरह से व्यक्त करते हैं। तो फ्रेंड्स वह क्या करते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, राजनीतिक दल के लिए अपनी पसंद करते हैं, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 85 नंबर के प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर, 86 नंबर कह रहा है कि सर्वप्रथम किस लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल का उद्भव हुआ। तो फ्रेंड्स वह देश कौन सा है, तो वह देश आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, कौन सा, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 87, 87 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दबाव समूह किसके माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो दबाव समूह वाले होते हैं लोग, वह किस, इन चारों में से किसके द्वारा क्या करते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो वह क्या करते हैं, हिंसा का भी सहारा लेते हैं, उपद्रव का भी सहारा लेते हैं, और आंदोलन भी करते हैं, यानी जब तीनों ही राइट है तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी का सहारा लेते हैं यानी कोशिश करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 88, 88 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, जनमत की कुछ विशेषताएं नीचे हैं जिनमें एक गलत है, ठीक है, तो कौन सा इसमें जनमत के विशेषता नहीं होगी आपको बताना है। प्रश्न नंबर 88 देखिए, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, जनमत सामान्यतः बुद्धिवादी अल्पसंख्यक वर्ग का मत है, तो ये गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 89, 89 नंबर फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें थोड़ा मैंने हैंड राइटिंग का भी यूज़ किया है, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें यह समझिए कि आपको ये बताना है कि कौन कौन सा इसमें आएगा। तो देखिए, कानून बनाकर भी अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, और जन जागरण के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है, या जन जागरण मतलब लोगों में जागरूकता फैलाकर, और नौकरियों में प्रवेश दिलाकर भी क्या कर सकते हैं, अस्पृश्यता। नौकरियों में कैसे, मान लीजिए जैसे कोई दूसरी कास्ट का है, छोटी कास्ट का है, उसे आप क्या करते हैं, आरक्षण देकर उसे भी क्या करेंगे आप, मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो भी क्या हो गया कि अस्पृश्यता यानी भेदभाव को दूर कर रहे हैं आप, ठीक है, तो यानी कि चारों ही राइट आंसर हो जा रहे हैं, 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 हमारा ए ऑप्शन में है, ठीक है, ए ऑप्शन में, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 90, 90 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध चुनाव आयोग से नहीं है।
तो फ्रेंड्स देखिए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी होगा, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। यह ठीक है चुनाव से संबंधित नहीं है, ठीक है चुनाव आयोग है उससे संबंधित यह चीज़ नहीं है। बाकी तीन हमारे हैं कौन कौन से, चुनाव की अधिसूचना जारी करना तो ये भी चुनाव आयोग करता है, चुनाव चिन्ह का बंटवारा भी करता है, और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो हमारा सी गलत होता है, तो इसी को ढूंढना था, तो राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 91 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि साधारणतया चुने हुए महापौर का कार्यकाल कितना होता है। महापौर, महापौर क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है महापौर क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप नगर पालिकाओं में देखे होंगे कि मेयर, ठीक है नगर पालिकाओं में क्या होते हैं, मेयर चुने जाते हैं, तो मेयर ही क्या होते हैं, हमारे महापौर कहलाते हैं। क्या होते हैं, ठीक है पार्षद जब चुने जाते हैं तो उन्हीं पार्षदों में से एक मेयर चुने जाते हैं, तो उनको ही महापौर कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, वहाँ पे साफ सफाई उस नगर में, उस नगर पालिका में जो भी और जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है तो और जानकारियाँ और जो भी योजनाएं होती हैं इनके देख रेख में होती हैं फ्रेंड्स, ये महापौर होते हैं। ठीक है, यानी कि मेयर। तो इनका जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वह आपका साधारणतया 5 वर्ष के लिए होता है। कितना, 5 वर्ष के लिए होता है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 92 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों का संरक्षण सभी लोग जानते हैं कि न्यायालय करता है। कौन, आपके जो मौलिक अधिकार हैं यदि उसका हनन हो रहा है तो आप कहाँ जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 93 नंबर का प्रश्न कह रहा है 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन किसके हाथों में हस्तांतरित किया गया। तो फ्रेंड्स यदि आप देख रहे होंगे वीडियो तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ज़्यादा से लोगों यही सोच रहे होंगे, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। आपका राइट आंसर ब्रिटिश क्राउन था। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 94 नंबर का प्रश्न कह रहा है 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण किसमें निहित था। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो यह नियंत्रण किसके पास था, तो फ्रेंड्स यह आपके ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसके अंडर में था। ठीक है, क्या नियंत्रण था, वित्तीय प्रशासन का जो सर्वोपरि नियंत्रण ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत होता था, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 95 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के अनुच्छेद 15 में है, एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो फ्रेंड्स किसके अधिकृत, तो आप लोग सोच रहे हो कि धर्म की बात रही तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, नहीं, समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समता का अधिकार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 96 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी मैंने हैंड राइटिंग का यूज किया फ्रेंड, देख लीजिए। किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया। तो फ्रेंड्स वह कौन सा अधिनियम था, तो वह अधिनियम कौन सा था फ्रेंड्स, 1833 का चार्टर एक्ट था। कौन सा, 1833 का चार्टर एक्ट, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 97 नंबर का प्रश्न कह रहा है जब असम को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था तब, ठीक है तब क्या हुआ था, कौन सी घटनाएं होती या क्या चीज हुआ था, वही आपको बताना है कि जब असम को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था तो फ्रेंड्स क्या हुआ था। तो उस समय जो हुआ था क्या कि बंगाल का जो विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया था। कब, 1911 में। तो देखिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 98 नंबर का प्रश्न देखिए, कूट संबंधी है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किन समितियों का लोकसभा अध्यक्ष पदेन सभापतित्व ग्रहण करता है। तो देखते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक तो हमारा गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा इसमें कह दिया नियम समिति, ये राइट है, 3 नंबर राइट हो गया। 4 नंबर क्या है, कार्य मंत्रणा समिति, तो ये भी राइट है। ठीक है, ये लोकसभा के अध्यक्ष की बात आ रही है, तो ये 2 केवल राइट हो रहे हैं, 3 4, तो 3 4 देखिए बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है व्यक्ति विशेष को संबोधित रीट हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति विशेष है तो उसे कौन सी रीट हो सकती है फ्रेंड्स, तो उसे देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हो सकता है,
क्या हो सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, परमादेश भी हो सकता है, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी, परमादेश भी और अधिकार परीक्षा भी, ठीक है, ये रीट जारी हो सकती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 5। तो देखिए इसमें हमारा देखिए कूट इसमें नहीं दिया है, कट गया है, तो हमारा राइट आंसर 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, यानी कि 1, 2, 5 ऑप्शन जिस ऑप्शन में रहेगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 100 और ये आखिरी नंबर का प्रश्न होगा फ्रेंड्स। तो ये भी कूट संबंधी ही प्रश्न है। देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग के विषय में सत्य कथन चुनिए। यानी भारतीय योजना आयोग है फ्रेंड्स, ये बदलकर अब नीति आयोग हो गया है 2015 से, सभी लोग जानते हैं। तो इसको नीति आयोग समझिए, योजना आयोग, ठीक है, बात एक ही है, नाम केवल चेंज है। तो देखते हैं इसका कौन सा इसके विषय में जो कथन है वह क्या है आपका सही है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहला क्या दिया है, इसका कार्य संपूर्ण देश के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना है, तो बिल्कुल सही, तो पहला सही हो गया। दूसरा देखिए क्या दिया है, यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल गलत। यही प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है कि भारतीय योजना आयोग के विषय में, ठीक है, तो दे देता है यह क्या है, संवैधानिक निकाय है, तो नहीं, ये नहीं, संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। और तीसरा दिया है, नियोजन आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, तो बिल्कुल सही, नियोजन आयोग की जो सिफारिशें होती हैं सरकार पर वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, तो ये सही हो गया पहला और तीसरा। चौथा क्या है, राज्यों को संवैधानिक अनुदान इस आयोग की सिफारिश पर प्रदान किया जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा देखिए 1, 3 कौन सा 1 और 3 राइट आंसर हो रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने 51 नंबर से 100 नंबर यानी 100 नंबर तक के प्रश्नों को देखा, जो कि टेस्ट नंबर 4 का पार्ट 2 था। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, और हाँ फ्रेंड्स, कल से आप लोगों का जूनियर का जो जीएस होगा उसकी पहली वीडियो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देखेंगे किस तरह के प्रश्नों को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। फिलहाल तो वैसे हमको टीएचटी लेवल पर पढ़ना है, जूनियर के लिए भी और टीएचटी को भी और पीएचडी को भी। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप जानते हैं जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वह भी इन प्रश्नों से, ठीक है, क्या हो, रूबरू हो जाएं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।